हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जनरल स्टडी ग्रुप में। आज के इस वीडियो हम देखेंगे दोस्तों बिहार आईटीआई का 2019 में पूछा गया विज्ञान का क्वेश्चन, जो कि आपके 50 क्वेश्चन है। एक एक क्वेश्चन को हम आपको डिस्कशन डिटेल के साथ बताएंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए दोस्तों, अगर आप कोई भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। 51 क्वेश्चन है, कार्बन का शुद्ध रूप क्या है? कार्बन का शुद्ध रूप क्या है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, हीरा। हीरा जो है कार्बन का शुद्ध रूप है। चलिए दोस्तों, इस क्वेश्चन के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं और क्या क्या होता है। इससे रिलेटेड अगर आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट से रिलेटेड आपको क्वेश्चन एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है। जैसे हीरा जो है एक पारदर्शी पदार्थ होता है, कार्बन का एक अपरूप होता है। इसमें प्रत्येक कार्बन जो होता है, प्रत्येक कार्बन परमाणु अन्य 4 कार्बन परमाणुओं के साथ साथ संयोजी बंध से जुड़ा होता है। जैसे यहाँ पे आपको पूछ सकता है हीरे की संरचना कैसी होती है। आपका 4 ऑप्शन दे सकता है कि कौन सी होती है। ये यहाँ पे इसका सही आंसर होगा चतुष्फलकी होता है। हीरे की संरचना कैसी होती है? हीरे की संरचना जो होती है चतुष्फलकी होती है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 52 नंबर पर। 52 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक को स्ट्रेंजर गैस भी कहा जाता है? तो आपके सामने 4 ऑप्शन है। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, जीनोन को जो होता है दोस्तों, जीनोन को स्ट्रेंजर गैस कहा जाता है। जीनोन जो है एक रासायनिक तत्व है जिसको किस सिंबल से प्रकट किया जाता है दोस्तों? इसको Xe से प्रकट किया जाता है। इसकी परमाणु संख्या कितनी है? इसका परमाणु संख्या 54 होता है। कितना होता है दोस्तों? 54 होता है। ये रंगहीन, बहारहीन, गंधहीन नोबल गैस है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्या क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, रबर के व्यापारिक वल्कनीकरण में किसका प्रयोग शामिल है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गंधक का। किसका शामिल है दोस्तों? गंधक का। चलिए दोस्तों, अब इसके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। रबर के व्यापारिक वल्कनीकरण में सल्फर या गंधक, याद रखिएगा यहाँ पे आपको गंधक की जगह अगर सल्फर भी दिया जाएगा आपको आने वाले एग्जाम में, तो याद रखिएगा। अगर गंधक नहीं रहा, सल्फर रहा, तो सल्फर में टिक लगा दीजिएगा। यहाँ पर और देख लीजिए दोस्तों, सल्फर या गंधक का प्रयोग किया जाता है जिससे इसकी प्रतिस्थापकता में गुणता में सुधार आ जाता है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इससे जो भी रिलेटेड क्वेश्चन होगा दोस्तों हम आपको बताते जाते हैं, ताकि आपके एग्जाम में आए तो वो आप कर सकिएगा। 54 नंबर क्वेश्चन है, एक रेडियो सक्रिय स्रोत की इकाई निम्नलिखित में से कौन सी है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, बेकुरल। बेकुरल के बारे में थोड़ा जान लेते हैं दोस्तों। बेकुरल जो है रेडियो सक्रियता की एक इकाई है। बेकुरल क्या है? बेकुरल जो है रेडियो सक्रियता की एक इकाई है। इसका नामकरण जो है प्रसिद्ध वैज्ञानिक हेनरी बेकुरल के नाम पर किया गया था। हेनरी बेकुरल के नाम पर ही इसका नाम रखा गया था, बेकुरल। उसका चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 55 नंबर। 55 नंबर का रहा है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस पदार्थ में ध्वनि की गति सबसे धीमी होती है? तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, वायु में ध्वनि की चाल सबसे कम होती है। आपसे किससे पूछेगा और ध्वनि की चाल सबसे कम किस में होती है? वायु में ध्वनि की चाल सबसे कम होती है। अब जान लेते हैं इससे दोस्तों, इससे रिलेटेड मान के से पूछ दिया है दोस्तों, कांच में ध्वनि की चाल कितनी है? तो आप क्वेश्चन पता रहेगा तभी तो आप बना सकिएगा। इसलिए चलिए दोस्तों, ध्वनि की चाल किस में कितना होता है ये हम लोग जान लेते हैं। सबसे पहले ध्वनि की चाल जो है माध्यम पर निर्भर करती है। हर माध्यम में अलग अलग होती है। जैसे वायु में अलग होता है, फिर जल में अलग होता है, ठोस में अलग होता है। तो उसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। ध्वनि की चाल माध्यम जो होता है माध्यम पर निर्भर करता है। जैसे कांच में इसकी चाल कितनी होती है? 2000 से 6000 किलोमीटर तक होती है। 2000 से 6000 किलोमीटर तक होती है, 6000 मीटर तक पर सेकेंड होती है। जल में जो होता है 1498 मीटर पर सेकेंड होता है, और ठोस में 3300 से लेकर 5000 मीटर पर सेकेंड होता है, तथा वायु में इसका 331.2 मीटर पर सेकेंड होता है। इसलिए सबसे इसको किसके कम होता है? वायु में कम होता है, और वायु या गैस में कहिए, गैस में सबसे कम होता है। चलिए दोस्तों, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, किसी पिंड के संवेग परिवर्तन की दर किसके बराबर होती है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, परिणामी बल के बराबर होता है। किसी पिंड का संवेग में परिवर्तन की दर किसके बराबर होता है? परिणामी के बल के बराबर होता है। चलिए दोस्तों, इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं, इस ऑप्शन के बारे में। न्यूटन के गति के द्वितीय नियम के अनुसार संवेग परिवर्तन की दर आरोपित परिणामी बल के अनुक्रमानुपाती होती है, तथा यह उसी दिशा में होती है जिसमें बल कार्य करता है। इसलिए किसमें होता है? परिणामी बल के बराबर होता है। चलिए दोस्तों, 57 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। 57 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सबसे अधिक मृदु है?
तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर होगा ए नंबर ऑप्शन सोडियम। सोडियम जो है सबसे अधिक मृत्यु है। इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। इसको सोडियम जो होता है एक ऐसा पदार्थ है जो इसको हम चाकू से भी काट सकते हैं। सोडियम जो होता है दोस्तों एक ज्वलनशील पदार्थ होता है। क्या होता है? सोडियम जो होता है एक ज्वलनशील पदार्थ होता है। यह वायु की उपस्थिति में इसमें आग लग जाता है। सोडियम वायु की उपस्थिति में एक ज्वलनशील पदार्थ है। इसलिए इसे केरोसिन में डुबा के रखा जाता है। किसमें डुबा के रखा जाता है दोस्तों? इसमें केरोसिन में डुबा के रखा जाता है ताकि इसमें आग नहीं लगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 58 नंबर। मस्तिष्क का सोचने वाला भाग कौन सा है? मस्तिष्क का सोचने वाला भाग कौन सा है? इसका सही आंसर होगा दोस्तों अग्र मस्तिष्क। क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा, अग्र मस्तिष्क। मनुष्य का जो होता है अग्र मस्तिष्क सोचने वाला भाग होता है। चलिए तो उसके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट और देख लेते हैं। अग्र मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग मनुष्य का जो होता है अग्र मस्तिष्क सबसे बड़ा भाग होता है। ये मानव में अन्य जंतुओं की अपेक्षा अधिक विकसित होता है। क्या होता है? तो मानव में अन्य जंतुओं की अपेक्षा सबसे ज़्यादा विकसित होता है तथा यह सोचने का कार्य करता है। ये मस्तिष्क के आगे का भाग होता है जिसको अग्र भाग कहा जाता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 59 नंबर। 59 नंबर क्या है? मूत्र में प्रायः कौन सा विटामिन उत्सर्जित होता है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, बी और सी विटामिन होता है जो होता है मूत्र के द्वारा उत्सर्जित हो जाता है। तो इसके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट और देख लेते हैं। मानव शरीर के लिए आवश्यक 13 विटामिन में से 9 विटामिन जो होता है वो जल में घुलनशील होता है। कितने विटामिन होते हैं? टोटल 13 विटामिन होते हैं। उसमें से 9 विटामिन जो होता है दोस्तों वो आपको जल में घुलनशील होता है। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों। जिन विटामिन की शरीर को आवश्यकता नहीं होती है वह उत्सर्जित हो जाते हैं, वो मूत्र के द्वारा वो उत्सर्जित हो जाते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 60 नंबर। 60 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस एक रोग का कारण विषाणु है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन इन्फ्लुएंजा। इन्फ्लुएंजा जो है ये एक विषाणु का रोग विषाणु से होने का कारण है। इसके बारे में थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं दोस्तों। इन्फ्लुएंजा जो होता है इन 2 वर्डों से बना हुआ होता है। कौन कौन सा वर्ड होता है? इन्फ्लुएंजा जिसमें फ्लू के नाम से जानते हैं। इन्फ्लुएंजा को हम लोग फ्लू के नाम से जानते हैं। ये एक विषाणु द्वारा होता है। इसके लक्षण सामान्यतः शरीर का तापमान उच्च होता है, नाक का बहना, मांसपेशियों का दर्द होना, सिर दर्द मुक्त रूप से पाया जाता है। अगर आपको इन्फ्लुएंजा हो जाता है तो ये सब लक्षण हो जाते हैं। शरीर का तापमान बढ़ जाता है, नाक का बहना होता है, मांसपेशियों में दर्द होता है, सर में दर्द होता है। ये सब याद रखिएगा। आपको पूछ देगा जब में इन्फ्लुएंजा के क्या क्या लक्षण होते हैं। इन्फ्लुएंजा किससे होता है? विषाणु से, जीवाणु से। ये इस टाइप के क्वेश्चन आपको पूछ सकता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं 61 नंबर क्वेश्चन पे। 61 नंबर क्वेश्चन क्या है? 61 नंबर का है निम्नलिखित में किस एक जंतु में त्वचा एक श्वसन अंग है? इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका सही आंसर है मेढक। मेढक जो है वो जब अगर धरती पर आता है तो उसको अपनी त्वचा से अपना श्वसन करता है। चलिए इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं थोड़ा डिटेल के साथ। मेढक जब जल से बाहर आता है तो उसकी त्वचा का म्यूकस ग्रंथि उसे नम्र कर देता है, जिससे वातावरण में घुलन जो ऑक्सीजन होता है उसे अवशोषण करके वो आसानी से कर लेता है। यह अपनी नासिका से भी श्वसन करता है। याद रखिएगा दोस्तों, वो अपने त्वचा के द्वारा सांस लेकर जीवित रहता है जब जमीन पर आता है, और नीचे जाकर वो तो सांस ले ही देता है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 62 नंबर पर। कमरे के ताप पे कौन सा अधातु द्रव होता है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका सही आंसर है ब्रोमीन। ब्रोमीन जो होता है कमरे के ताप पर अधातु द्रव है। क्या है दोस्तों? कमरे के ताप पर अधातु द्रव है। चलिए दोस्तों इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है 63 नंबर। कैल्शियम परमाणु संख्या 20 की संयोज्यता कितनी है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों 63 का? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। सो कैल्शियम का परमाणु संयोजकता है कितने? 2। तो अब इसके बाद कैल्शियम का परमाणु संख्या कितना होता है? कैल्शियम का परमाणु संख्या होता है 20। ये आप लोग जानते होंगे। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? 2 8 2। ये इसका विन्यास होता है। इसके बाह्यतम कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं होने के कारण इसकी संयोजकता 2 होती है। धातुओं के बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या उनके संयोजकता के बराबर होती है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शुद्ध जल का पीएच मान क्या होता है? ये बार बार आपके एग्जाम में पूछता है दोस्तों, याद रखिए एग्जाम में बार बार पूछता है। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी। जल का पीएच मान क्या होता है दोस्तों? इसका जल का पीएच मान होता है 7, शुद्ध जल का। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर है। ये भी क्वेश्चन दोस्तों इंपॉर्टेंट है, ये आपके हर एग्जाम में पूछा जाता है। खाने के सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? ये IIT के एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है।
इसका सही आंसर है दोस्तों NaSCO3, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। खाने के सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? NaHO3। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5 तो आवर्त सारणी में इसका स्थान क्या होगा? तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी आवर्त 3 वर्ग 7a इसका आवर्त सारणी में होगा। जैसे हम परमाणु क्रमांक कितना हो जाएगा? 17 वाले तत्व इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसका कितना हो जाएगा? 287। कितना हो जाएगा? 287 हो जाएगा। इसका तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपके सामने दिया हुआ है, ये कितना हो जाएगा? 17 हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्न में से किस पर ऋण आवेश होता है? निम्न में से किस पर ऋण आवेश होता है? ये लोग आप लोग सभी जानते होंगे इस क्वेश्चन को। इसका सही आंसर है दोस्तों बी नंबर ऑप्शन, बीटा पर जो होता है ऋण आवेश होता है। किस पे होता है? बीटा पे ऋण आवेश होता है। बीटा कण जो होता है ऋण आवेशित होता है। उसके चलते हैं 68 नंबर क्वेश्चन पे। दोस्तों अगर आप लोग को कहीं भी कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम आपको उसका आंसर देंगे। उसका 68 नंबर क्वेश्चन है प्रोटीन किस यौगिक का बहुलक है? प्रोटीन है जो किस यौगिक का बहुलक है? इसका सही आंसर है एथिन का। प्रोटीन जो है एथिन का बहुलक है। तो इसके बारे में थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान लेते हैं दोस्तों। एथिन जो है बहुलकीकृत होकर प्रोटीन बहुलक बनाता है। इसका फॉर्मूला क्या होता है ये आप लोग जान लीजिए दोस्तों। इसका होता है NCH2 डबल बॉन्ड CH2। ये आपके एग्जाम में पूछता नहीं है, फिर भी जान लीजिए दोस्तों। इसका होल ब्रैकेट CH2 सिंगल बॉन्ड CH2N, ये हो गया आपका। ये आपको हो गया इथिन, इससे बना पोलोथीन, ये याद रखिएगा दोस्तों। बस क्या चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जल में डूबी हुई सीधी छड़ मुड़ी हुई प्रतीत होती है, इसका क्या कारण है? इसका सही आंसर है दोस्तों क्या हो जाएगा? आप लोग सभी जानते हैं अपवर्तन के कारण ही वो सीधी छड़ हमको मुड़ी हुई दिखाई देती है। अगर जल में कोई भी सीधी छड़ है वो मुड़ी हुई क्यों दिखाई देती है? वो हमें अपवर्तन के कारण मुड़ी हुई दिखाई देती है। तो उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों 70 नंबर क्वेश्चन पे। 70 नंबर क्वेश्चन क्या है? ये दोस्तों सॉल्व करने वाला क्वेश्चन है। एक तरंग की चाल 300 मीटर पर सेकेंड तथा तरंग दैर्घ्य 3 मीटर है तो तरंग की चाल आवृत्ति क्या होगी? तो इसको आप लोग का कौन सा फॉर्मूला आ जाएगा? थोड़ा सोचिए, हम आपको बता रहे हैं। यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे आपसे क्या पूछ रहा है? यहाँ पूछ रहा है तरंग की आवृत्ति क्या होता है? तरंग की आवृत्ति बराबर होता है n बराबर होता है v/λ। क्या होता है? v/λ। तो v का मान क्या दिया है? 330 मीटर पर सेकंड दिया हुआ है। लैम्डा का मान कितना हुआ? 3 मीटर दिया हुआ है। तो इसको यहाँ से आप काट दीजिए तो इसका हो जाएगा 110 मीटर। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 110 मीटर पर सेकेंड। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 110 मीटर 10 प्रति सेकेंड। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 71 नंबर क्वेश्चन क्या रहा है? कवच युक्त जंतु किस संघ के अंतर्गत आते हैं? इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मोलस्का के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत आते हैं? मोलस्का के अंतर्गत आते हैं। कवच युक्त जो जंतु होते हैं दोस्तों मोलस्का के अंतर्गत आते हैं। चलिए दोस्तों इसका नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मनुष्य का प्रमुख उत्सर्जी उत्पाद होता है। मनुष्य का प्रमुख उत्सर्जी उत्पादक होता है, क्या होता है दोस्तों? इसका सही आंसर है यूरिया। क्या होता है दोस्तों? यूरिया होता है। ये सब क्वेश्चन डायरेक्ट आपके एग्जाम में पूछ सकते हैं, याद रखिएगा दोस्तों। मनुष्य का प्रमुख उत्सर्जी उत्पाद होता है यूरिया होता है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है विडाल टेस्ट का संबंध किस रोग से है? विडाल टेस्ट का संबंध किस रोग से है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए टाइफाइड से। किससे संबंधित है? इसको हिंदी में बोलते हैं मोतीझरा। किसे कहते हैं? मोतीझरा से। विडाल टेस्ट अगर कोई कहता है कराने तो इसका मतलब क्या कहता है? वो आपको कहता है टाइफाइड का टेस्ट कराने के लिए। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक गतिमान अवशोषित कण उत्पन्न करता है। क्या उत्पन्न करता है दोस्तों? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? एक गतिमान आवेशित कण जो उत्पन्न करता है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन सी। चुंबकीय तथा विद्युत क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है। एक गतिमान आवेशित कण जो होता है मान के गतिमान है और वो कण क्या उत्पन्न करेगा? चुंबकीय क्षेत्र के साथ साथ विद्युत क्षेत्र दोनों उत्पन्न करेगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 75 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों? प्रत्येक 4 ओम प्रतिरोध वाले 4 N चालक तारों को समांतर क्रम में जोड़ा गया तो इस संयोजन का तुल्य प्रतिरोध क्या होगा? ये क्वेश्चन आप लोग अपने पढ़ाई की होगी 10वीं में।
दोस्तों यहाँ पे इसका क्या कहते हैं, संयोजन तुल्य प्रतिरोध निकालने का एक फॉर्मूला होता है। जैसे 1/r, r बराबर होता है R1 + R2, ऐसे R2 सो n करके R1/Rn होता है। इस फॉर्मूला पर निकाला जाता है। तो हमसे यहाँ पे पूछ रहा है, अगर प्रत्येक ओम 4 प्रतिरोध वाले n चालक तारों को समांतर क्रम में जोड़ा जाए तो इस संयोजन का तुल्य प्रतिरोध क्या हुआ। तो मतलब हमको कह रहा है R बराबर 4 तक लेना है दोस्तों। तो इसके इसी के अनुसार निकाल लेंगे। तो R(ReQ) बराबर इक्विवेलेंट बराबर हो जाएगा 1/4 + 1/4 + 1/4 + 1/4। ये अगर हमको n तक जहाँ तक देगा वहाँ तक करेंगे। तो इसी के तरह हो जाएगा 4 एलसीएम हो जाएगा दोस्तों। तो ऐसे जोड़ देंगे और 100 n कर देंगे। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों, इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों, अगर ये ऐसे हो जाएगा तो इसका आंसर आ जाएगा 1/R इक्विवेलेंट बराबर हो जाएगा आपको अब 4/n ओम हो जाएगा। क्या हो जाएगा तो 4/n ओम हो जाएगा। ये याद रखिएगा दोस्तों, ये आंसर आ जाएगा। कोई प्रॉब्लम हुआ तो कमेंट कीजिएगा, हमको फिर से ये आंसर बता देंगे। इसका सही आंसर हो जाएगा 4/n। तो 4/n कौन ऑप्शन है, ऑप्शन बी, ये इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एक रेलगाड़ी स्टेशन से चलना प्रारंभ करती है तो और एक समान त्वरण के साथ चलते हुए 10 मिनट में 40 किलोमीटर घंटा की चाल प्राप्त करती है। तो त्वरण का मान क्या पूछ रहा है दोस्तों। यहाँ पर त्वरण का मान पूछ रहा है। तो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर देखिए u बराबर क्या होता है। तो यहाँ पर रेलगाड़ी का प्रारंभिक वेग, तो प्रारंभिक वेग तो यहाँ पर दिया नहीं है। तो यहाँ पर u बराबर हो जाएगा 0। क्या हो जाएगा दोस्तों, u बराबर 0 हो जाएगा। फिर हमसे क्या पूछ रहा है, फिर कह रहा है कि v बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, अंतिम वेग को हम लोग क्या कहते हैं, v कहते हैं। तो यहाँ पर अंतिम वेग क्या कह रहा है, 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल। तो 40 किलोमीटर प्रति घंटा क्या कहा, v बराबर 40 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। उसके बाद हमको यहाँ पे निकालना है। तो यहाँ पे घंटा को हम लोग मिनट में बदल रहे हैं। तो घंटा को मिनट में बदलने के लिए क्या करते हैं दोस्तों, 40 × 5/18, 40/5/18 कर लेंगे। तो यहाँ पे निकल जाएगा हमको दोस्तों, इसको काट लेंगे, 4 × 5 = 20 हो जाएगा दोस्तों। इसको हम लोग 40 इसको काट लेंगे, देख लीजिए कैसे करेंगे, 40/5/18 करेंगे। तो इसका हम लोग कर देंगे, तो 9 × 2 = 18, 20 × 2 = 40, तो 20 × 5 = 100/9 हो गया मीटर पर सेकंड। ये मीटर पर सेकंड में निकल गया। अब इसको टाइम हमारा कितना कर रहा है तो 10 मिनट में वो 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है। तो यहाँ पर हमको टी निकल गया कितना, 10 मिनट है। इसको मिनट को हम लोग सेकंड में बदल लेंगे। तो मिनट को सेकंड में बदलने के लिए हमको यहाँ पर कितना से गुना पड़ेगा, 10 को 60 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 600 सेकंड आ जाएगा। तो इसी के आगे हम लोग यहाँ पर फार्मूला लगा देंगे। तो देख लीजिए यहाँ पर त्वरण बराबर हो जाएगा दोस्तों, ए बराबर हो जाएगा v - u/t। ये वाला फार्मूला आप लोग पढ़े होंगे दोस्तों। इसी फार्मूला पर हम लोग बिठा देंगे। तब यहाँ पर v बराबर निकाले थे हम लोग, v निकाले थे 100/9, v निकाले थे 100/9। u प्रारंभिक वेग था 0, अंतिम वेग इतना निकल गया, t हो गया कितना, 600। तो इसी पर हम लोग निकाल देंगे। तो क्या हो जाएगा, ये देख लीजिए 100/9 × 600। ये तो आपको आप लोग कैंसिल कर दीजिएगा, 0 2 0 2 0 कट गया और यहाँ पे हो जाएगा 9 × 54, 1/54। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 1/54। किस ऑप्शन में है, सी नंबर ऑप्शन में है 1/54 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये इसका आपका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, ठंडे प्रदेशों में जल का पाइप कभी कभी फट जाता है क्योंकि। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। देख लीजिए ऑप्शन बी में क्या कह रहा है, तापमान बढ़ने पर बर्फ का आयतन क्या होता है, बढ़ जाता है। आपका बर्फ का आयतन बढ़ जाएगा तो क्या होता है, पाइप का आयतन नहीं बढ़ेगा, इसलिए पाइप फट जाता है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। तापमान बढ़ने पर, कम होने पर बर्फ का आयतन बढ़ जाता है। जैसे ठंडी प्रदेशों में क्या होता है, बर्फ जम जाता है, इसलिए वो उसका आयतन बढ़ जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 78 नंबर कह रहा है, किसी ग्रह की सतह पर जी का मान निर्भर करता है। जी का मान किस पर निर्भर करता है, ये तो आप लोग सभी जानते होंगे। इसका सही आंसर है 78 का ऑप्शन सी, द्रव्यमान की द्रव्यमान एवं त्रिज्या दोनों पर, द्रव्यमान और त्रिज्या दोनों पर निर्भर करता है जी का मान। हम लोग जानते हैं जी बराबर क्या होता है दोस्तों, जी बराबर होता है G/r²। इस फार्मूला पर द्रव्यमान और त्रिज्या दोनों पर निर्भर करता है। चलिए दोस्तों इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूनतम संभव तापमान क्या है।
न्यूनतम संभव तापमान क्या है? इसका सही आंसर है, ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, -273 डिग्री सेल्सियस। 273 डिग्री सेल्सियस ये होता है इसका तापमान। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 1 किलोग्राम की वस्तु की गतिज ऊर्जा 1 जूल तब होगी जब उसकी चाल क्या होगी? उसकी चाल का क्या होगी? इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी, 1.4 मीटर पर सेकेंड। 1.4 मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन सी। इसको कैसे निकालेंगे दोस्तों? इसका फार्मूला होता है कि गतिज ऊर्जा बराबर होता है हाफ mv²। आप लोग जानते होंगे गतिज ऊर्जा बराबर होता है काइनेटिक एनर्जी आता है हाफ mv²। इसी फार्मूला पर हम लोग बैठा के निकाल लेंगे। तो यहाँ पे देखिए काइनेटिक एनर्जी वहाँ पे 1 दिया गया है, के बराबर हाफ mv²। क्या होगा? के बराबर हाफ mv²। तो हाफ mv² यहाँ पे के का मान 1 हो गया, हाफ गुना मास है 1 किलोग्राम की वस्तु है और उसका वी का मान है तो हमको निकालना है दोस्तों, v² कर देंगे। तो v बराबर यहाँ पर निकल गया आपको 2। v बराबर कितना निकल गया? 2। तो v और स्क्वायर हटाएंगे तो √2 हो जाएगा। तो √2 का मान कितना होता है? 1.4 हो जाएगा, 1.4 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 81 नंबर क्वेश्चन का होता है स्कर्वी रोग जो होता है किसकी कमी से होता है? तो इसका सही आंसर जो होता है दोस्तों स्कर्वी रोग जो होता है विटामिन सी की कमी से होता है। किस रोग की कमी से स्कर्वी रोग होता है? विटामिन सी की कमी से होता है। आप लोगों को क्वेश्चन के ऑप्शन से भी उल्टा के दे देगा, ऑप्शन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, इसे भी दे सकता है आपके एग्जाम में। इस रोग में मसूड़े एवं रुधिर का स्त्राव तथा भार में कमी हो जाती है। दोस्तों अगर आपको स्कर्वी रोग हो जाता है तो क्या हो जाएगा? मसूड़ा फूल जाएगा, आपके भार में कमी हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु द्वारा उत्पन्न नहीं होता है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, तपेदिक को टीबी भी कहा जाता है। तपेदिक टीबी एक जीवाणु जनित रोग है। क्या रोग है दोस्तों? जीवाणु जनित रोग है। आपके एग्जाम में पूछ जाएगा जीवाणु जनित रोग कौन सा होता है? ये होता है टीबी, तपेदिक। इसको बारे में पूरा जानते हैं। जो टीबी को क्या उसका फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों? जो माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस द्वारा होता है। किसका होता है? माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस द्वारा होता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। आलू में कौन सा भाग खाया जाता है? आलू में कौन सा भाग खाया जाता है? इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए। कौन सा भाग खाया जाता है? खाया जाता है इसका तना। तो सही आंसर है ए। इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं दोस्तों। आलू का जो भूगत रूपांतरित माना जाता तना है जिसमें पादप का भोजन एकत्रित होता है और यह भोजन मंड के रूप में संग्रहित होता है जिसको हम लोग उपयोग करते हैं। आलू का जो वहाँ पे जमा होता है उसी को भंडार कहा जाता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 84 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मानव शरीर में भोजन का पाचन निम्नलिखित में से किस अंग से शुरू होता है? ये क्वेश्चन तो आप लोग सभी जानते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, मुख्य अंग से ही प्रारंभ हो जाता है। मानव शरीर में भोजन की पाचन क्रिया जो होता है मुख्य अंग से ही प्रारंभ हो जाती है। मुख में भोजन रखने के बाद दांतों के द्वारा जिसके छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित किया जाता है तथा भोजन के लार द्वारा रस का समावेश होता है और भोजन का पाचन आरंभ हो जाता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस कारण से स्टोन कैंसर होता है? इसका सही आंसर होता है इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, अम्ल वर्षा से। किस कारण से? अम्ल वर्षा से। कैसे होता है दोस्तों? वर्षा जल में नाइट्रोजन के विभिन्न ऑक्साइड मिलकर अम्ल वर्षा बनाते हैं जो पत्थर पर पड़ने के बाद पत्थर की सतह को नुकसान पहुंचाते हैं। अम्ल वर्षा के कारण ही संगमरमर तथा चूना पत्थर की बनी इमारतें नुकसान पहुंचती है। तो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? अम्ल वर्षा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 86 नंबर। कौन सा एक वास्तविक मछली है? कौन सा एक वास्तविक मछली है? इसका सही आंसर हो जाएगा 86 का ऑप्शन सी, डॉग फिश। डॉग फिश जो होता है एक वास्तविक मछली होता है। क्या होता है दोस्तों? वास्तविक मछली होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 87 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों? जब कोई कार विराम से अचानक चल पड़ती है तो उसमें बैठे सवार पीछे की तरफ झुक जाते हैं तो ये घटना किसका उदाहरण है? तो सही आंसर है इसका क्या होगा दोस्तों? इसका सही आंसर होगा 87 का न्यूटन गति के प्रथम नियम। न्यूटन गति के प्रथम नियम से ये साबित होता है। न्यूटन के प्रथम गति नियम से जब कोई कार विराम अवस्था से अचानक चल पड़ती है तो उसमें बैठा सवार व्यक्ति पीछे की ओर झुक जाता है। किसके नियम से होता है? न्यूटन के प्रथम गति के नियम से। याद रखिएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 88 नंबर क्वेश्चन है समुद्र के जल में औसत लवण की मात्रा कितनी है? समुद्र के जल में औसत जल की मात्रा कितनी है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, ऑप्शन सी।
सी हो जाएगा दोस्तों 3.5%। समुद्र में जल के औसत लवण की मात्रा कितनी है? 3.5%, अर्थात 35 ग्राम पर लीटर होती है। चलिए दोस्तों 89 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। 89 नंबर क्वेश्चन है, परमाणु के एक मौलिक कण प्रोटॉन की खोज किसने की थी? परमाणु के एक मौलिक कण प्रोटॉन की खोज किसने की थी? इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाएगा 89 का सी नंबर ऑप्शन, रदरफोर्ड ने। किसने की थी? रदरफोर्ड ने। परमाणु के एक मौलिक कण प्रोटॉन की खोज जो वर्ष 1911 में रदरफोर्ड गोल्डस्टीन के साथ मिलकर वर्ष 1920 में रदरफोर्ड ने परमाणु का इस कण का नाम प्रोटॉन रखा था। किसने रखा था? परमाणु, रदरफोर्ड ने। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 90 नंबर, ग्रीष्म ऋतु में मिट्टी के घड़े में रखा पानी डैश की प्रक्रिया के कारण ठंडा हो जाता है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 90 का इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, वाष्पोत्सर्जन के कारण। वाष्पोत्सर्जन के कारण वो रखा हुआ पानी जो होता है वो ठंडा हो जाता है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, वाष्पोत्सर्जन। मिट्टी के घड़े की सतह पर अति सूक्ष्म छिद्र होते हैं। इन छिद्रों से निकलने वाले जल का वाष्पोत्सर्जन होता है। जिस सतह पर वाष्पोत्सर्जन होता है वह सतह ठंडी हो जाती है, जिसके कारण पानी में रखा हुआ घड़े का पानी जो होता है वो ठंडा हो जाता है। चलिए दोस्तों इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है 91 नंबर क्वेश्चन है 91। निम्नलिखित विज्ञानियों में से किसने उत्प्लावन के नियमों की खोज की है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका सही है आर्किमिडीज। आर्किमिडीज ने ही उत्प्लावन बल का खोज किया है। आप लोग सभी जानते होंगे, अगर आप पढ़ाई किए हैं 10वीं का, तो उत्प्लावन के नियमों की खोज जो है आर्किमिडीज ने की थी। इस नियम के अनुसार किसी तरल माध्यम में आंशिक या पूर्णतः डूबी हुई वस्तु पर लगने वाला उत्प्लावन बल उस वस्तु द्वारा विस्थापित तरल भार के बराबर होता है। यह उत्प्लावन बल है दोस्तों। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? चांदी। क्या होता है दोस्तों? चांदी जो है धातु का विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक होता है। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? पसीने वाली ग्रंथियाँ मानव शरीर के किस अंग में उपस्थित होती है? ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए दोस्तों। इसका सही आंसर है त्वचा में। हम लोग का जो पसीना होता है कहाँ से निकलता है दोस्तों? त्वचा से निकलता है। पसीने वाली ग्रंथि मानव शरीर के किस अंग में उपस्थित होती है? वो जो होती है त्वचा में उपस्थित होती है। उसके आते हैं 94 नंबर क्वेश्चन पर। यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं। क्या होगा इसका आंसर दोस्तों? इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, यकृत में। यूरिया का निर्माण क्या होता है दोस्तों? यकृत में होता है। कहाँ होता है? यकृत में होता है। यूरिया का निर्माण जो यकृत में होता है पहले अमीनो अम्ल से अमोनिया का निर्माण करता है तथा पुनः यकृत से यूरिया में परिवर्तित कर देता है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर 95 पे। मेंडल ने मटर के पौधे का चुना क्योंकि डैश। इसका क्या आंसर होगा दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। क्या होगा दोस्तों? उपयुक्त सभी। उपयुक्त क्या सही कैसे सही होगा दोस्तों? मेंडल ने मटर के पौधों को चुना, वो आसानी से उपलब्ध थे एवं सस्ते थे, उसमें विषम दिखने वाले गुण थे। ये सभी इसका सही होगा। अगर तीनों ऑप्शन सही होता है तभी जाके उपयुक्त सभी विकल्प सही होता है, इसलिए इसका तीनों ऑप्शन सही होगा। उसका 96 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में पौधे किस ऊर्जा का प्रयोग करते हैं? आप लोग इसका सही सभी जानते होंगे। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? सौर ऊर्जा का। पौधे जो होता है अपना भोजन कैसे बनाते हैं? सूर्य का ऊर्जा लेकर बनाते हैं। इसलिए प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में पौधे किस ऊर्जा का प्रयोग करते हैं? तो सौर ऊर्जा का प्रयोग करते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से विलयन का पीएच मान न्यूनतम होता है? आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका सही आंसर है नींबू का रस। नींबू का रस का जो पीएच मान होता है सबसे कम होता है। तो इसके बारे में थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं दोस्तों। आपको शुद्ध जल का तो यहाँ पर पीएच मान आपको 7 बताए ही हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 98 नंबर का, आवर्त सारणी का आविष्कार किसने किया? आवर्त सारणी का आविष्कार किसने किया? इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, दिमित्री मेंडलीफ ने। दिमित्री मेंडलीफ ने आवर्त सारणी का आविष्कार किया है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं।
एक वस्तु पर लगाया गया या गुरुत्वाकर्षण बल को क्या कहा जाता है, तो इसका क्या सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका सही आंसर है क्या कहा जाता है? भार कहा जाता है। एक वस्तु पर लगाया गया गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है क्या कहलाता है? भार कहलाता है। जैसे F बराबर mg होता है, क्या बराबर होता है? F बराबर फोर्स बराबर मास गुणा गुरुत्वाकर्षण होता है, mg होता है। जहाँ m वस्तु का भार होता है तो g गुरुत्व का अधीन त्वरण होता है। चलिए दोस्तों इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। 0 डिग्री सेंटीग्रेड कितने डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होता है? 0 डिग्री सेंटीग्रेड जो होता है कितने डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होता है? तो इसका सही आंसर होता है दोस्तों ऑप्शन डी 32 डिग्री सेंटीग्रेड फ़ारेनहाइट के बराबर होता है। इसको आप लोग कैसे निकालेंगे? इसको निकालने का तरीका है C/5 बराबर F-32/9। इसी फार्मूला पर बैठा के निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर C बराबर 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, तो यहाँ पर 0 डिग्री दे C की जगह 0 डिग्री बैठा कर निकाल सकते हैं। देख लीजिए हम आपको बता ही देते हैं। 0/5 हो जाएगा बराबर F-32/9। तो इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा तो कितना आ जाएगा? F बराबर 32 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट आ जाएगा फ़ारेनहाइट। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और ऐसे ही रेगुलर अपडेट वीडियो पाने के लिए दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ जो IITA की तैयारी कर रहे हैं उन दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।